डेट है आज 9 अक्टूबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2021। ये एक्सरसाइज का 6th एडिशन हुआ है, अभी 6वीं बार हुई है। इंडिया और यूके के बीच में होती है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, ट्रेनिंग की जाती है दोनों की, मिलिट्री की। इंडिया की आर्मी और यूके की आर्मी पार्टिसिपेट करती हैं, और नाम याद रखना है इसका, अजय वॉरियर। इस साल ये उत्तराखंड में हो रही है। इससे पहले देखो इंडिया और यूके की एक पैसेक्स एक्सरसाइज हुई थी बे ऑफ बंगाल में। पैसेज एक्सरसाइज भी बोलते हैं या पैसेक्स। एक चीज़ याद रखनी है, देखो ये जो पैसेक्स एक्सरसाइज है सिर्फ इंडिया और यूके के बीच में नहीं होती है, ये इंडिया और रसिया के बीच में भी होती है, इंडिया और यूएसए के बीच में भी होती है, अमेरिका। तो ये याद नहीं रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये देखो कई सारी कंट्री के बीच में होती है, तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। अजय वॉरियर इंडिया और यूके के बीच में होती है, आर्मी के बीच में। और इसमें देखो एक दूसरे की जो मिलिट्री है, आर्मी है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं इसमें। ये जॉइंट एक्सरसाइज यूके के बीच में और कौन कौन सी होती हैं, देखो इंडिया और यूके के बीच में इंडियन नेवी और यूके की नेवी के बीच में कौन एक्सरसाइज होती है। एयर फोर्स के बीच में इंद्रधनुष एक्सरसाइज होती है, इंद्रधनुष। तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2021। बुक लिखने का एक अवार्ड दिया जाता है, नोबेल प्राइज पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा अवार्ड होता है, आप सबको पता है, कई बार हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। नोबेल प्राइज 6 कैटेगरी में दिया जाता है, तो अभी लिटरेचर के लिए दिया गया। ये अब्दुल रज्जाक गुरना नाम के आदमी है जिनको दिया गया इस साल का अवार्ड। ये हैं भाई साहब, देखो अब्दुल, ये रज्जाक, ये गुरनाहा। और कौन सी कंट्री से हैं ये, देखो ये अफ्रीकन कंट्री है तंजानिया। ये तंजानिया कंट्री है। तंजानिया कंट्री का ये एक आइलैंड है यहाँ पे इंडियन ओशन में। तो ये आइलैंड देखेंगे हम इस फिगर में, ये देखो यहाँ पे, ये तंजानिया आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये है जंजीबार, जंजीबार आइलैंड का ये रहने वाले हैं कौन, ये अब्दुल रज्जाक गुरनाहा, ये वाले आदमी। इनको मिला है लिटरेचर, जो लास्ट ईयर का लिटरेचर का मिला था ना, ये लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला था, पुरस्कार, वो मिला था लुइस गुलुक को। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, सुप्रीम कोर्ट अलाउज गर्ल्स टू अपियर फॉर RIMC टेस्ट। ये राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज टेस्ट होता है, किसका एक कॉलेज है ये, उत्तराखंड में। इस टेस्ट में देखो अब तक क्या है, सिर्फ बॉयज ही अपियर हो सकते थे, सिर्फ लड़के ही इस टेस्ट को दे सकते थे। लेकिन दिसंबर 2021 के टेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि लड़कियां भी दे सकेंगी इस टेस्ट को, रिसेंटली अलाउ किया है। और इससे पहले देखो नवंबर 2021 में एक एनडीए का, ये नेशनल डिफेंस एकेडमी का एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, इसको भी पहले सिर्फ लड़के ही दे सकते थे, लेकिन अब इसको लड़कियां भी दे सकेंगी। ऑल वुमन अलाउ हैं इसके टेस्ट देने के लिए। इसमें देखो मिलिट्री में जाते हैं, जो ये एनडीए का होता है या जो ये होता है RIMC का, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। ये देखो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज सेटअप किया गया था, देहरादून में है, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, वहाँ पे दून वैली है, दून की घाटी, वहाँ पे ये लोकेटेड है, स्थित है। 1922 में देखो ये कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया था, अंग्रेजों के ज़माने का कॉलेज है ये, अब तक चलता आ रहा है। और इसमें देखो ये एक तरह से एनडीए, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन आर्म फोर्स, इस सब में एक तरह से यहाँ कॉलेज से निकल के आर्मी नेवी में यहाँ पे ऑफिसर जाते हैं। मतलब इनमें अगर किसी को जॉब इनमें लेनी है, इंडियन आर्म फोर्स में, इंडियन नेवल एकेडमी में, ऑफिसर लेवल पे, तो यहाँ से चूज किए जाते हैं इस कॉलेज से। तो पहले सिर्फ लड़के अलाउ थे इसके लिए, अब लड़कियाँ भी अलाउ कर दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट। ये रिपोर्ट देखो अभी जारी की है इंडस्ट्रियल पार्क की, ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, इस डिपार्टमेंट ने रिलीज की है। और ये डिपार्टमेंट है जो DPIIT, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर काम करता है। ये मिनिस्ट्री जरूर याद रखनी है आपको, और इस मिनिस्ट्री के अंदर ये डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट ने ये रिपोर्ट रिलीज की है। इस रिपोर्ट में होता क्या है, देखो इंडस्ट्रियल पार्क के लिए ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इंडस्ट्रियल पार्क का मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल पार्क का मतलब ये उस पार्क से नहीं है जो इसमें घास वगैरह होती है या पेड़ पौधे होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक एरिया रहेगा, वहाँ पे इंडस्ट्रीज रहेंगी, कंपनी रहेंगी, कंपनियाँ रहेंगी। फॉरेन कंपनी भी आना चाहें तो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती हैं, वहाँ पे अपना ऑफिस बना के या बिल्डिंग बना के वहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती हैं। तो ये ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क के लिए रिपोर्ट जारी की है। इसमें यह देखा जाता है कि जो इंडस्ट्रीज के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसमें कम्पिटिटिवनेस लाना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो इंडस्ट्री बनाने के लिए जो भी मान लो फैसिलिटी चाहिए वहाँ पे फैसिलिटी को प्रमोट किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज आ सकें। ये देखो 2018 में लॉन्च की थी ये DPIIT ने, ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, इस डिपार्टमेंट ने 2018 में लॉन्च किया था ये IPRS पायलट एक्सरसाइज ये लॉन्च की थी। लेकिन अब सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए ये की जाती है एक्सरसाइज, मतलब सर्वे की तरह एक तरह रिपोर्ट रिलीज की जाती है। इसमें 4400 इंडस्ट्रियल पार्क को फीचर किया जाता है, और जो इंडिया के इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है उनको भी एक्सटेंशन दिया जाता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंडिया में वो सेटअप हों।
और जो इन्वेस्टर हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, ताकि वो देखो ऐसे अगर मान लो ये इंडस्ट्रियल लोकेशन पे अच्छी फैसिलिटी होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने आएंगे। तो इन्वेस्टमेंट एक तरह से लोकेशन बनाई जाती है ये, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी हो। इस रिपोर्ट में देखो 41 इंडस्ट्रियल पार्क हैं जिनको असेस किया गया है एज ए लीडर्स, मतलब 41 ऐसे एरियाज हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें लीडर की कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा है कि 90 इंडस्ट्रियल पार्क ऐसे हैं जिनको रखा गया है अंडर चैलेंजर कैटेगरी, यानी कि उनके सामने कुछ अभी भी चुनौतियां हैं, हर्डल्स है, बाधाएं हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं या वहाँ पे अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, तो ये कुछ ऐसे हैं। नेक्स्ट 185 इंडस्ट्रियल पार्क को रखा गया है एस्पायरर कैटेगरी में। एस्पायरर कैटेगरी का मतलब है अभी ये स्ट्रगल कर रहे हैं और ज़्यादा, इनके लिए मतलब फैसिलिटी अभी डेवलप नहीं हुई है, ना ही अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये रखे गए हैं इस एस्पायरर कैटेगरी में। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना। ये योजना नहीं है, परियोजना है यहाँ पे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। इसमें देखो टारगेट है कि 2022 के फाइनेंशियल ईयर में जो भी चल रहा है ना, कब से चलता है, 1 मार्च से लेके, ये 2022 का फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे, 1 मार्च 2021 से लेके, 1 मार्च नहीं 1 अप्रैल लगाओ, 1 अप्रैल 2021 से लेके 30 मार्च 2022 तक ये चलेगा। इसे बोलते हैं 2022 का फाइनेंशियल ईयर, ये वित्तीय वर्ष बोलते हैं हिंदी में। तो ये अगले 6 महीने में, इसमें 1 मार्च से लेकर अगले 6 महीने तक 8300 ये केंद्र बनाने, जन औषधि केंद्र। देखो यहाँ पे दवाई मिलती है, जैसे आपका मेडिकल स्टोर होता है, मेडिकल स्टोर जिस पे दवाई मिलती है, जब किसी की भी दवाई ले सकते हो आप, खांसी जुकाम किसी भी कोई भी टैबलेट, तो इसी तरह से ये होते हैं जन औषधि केंद्र। ये 8300 खोले जाएंगे अगले 6 महीने में। ये जो योजना है इसका टारगेट यही था कि हर एक आदमी को, कॉमन मैन को, पुअर से पुअर लोगों को अफोर्डेबल रेट पे, बहुत ही कम कीमत में मेडिसिन दी जाए, उपलब्ध कराई जाए, क्वालिटी मेडिसिन। देखो आप अगर स्टोर पे जाओगे, जैसे मान लो आप खांसी की दवाई लेने गए, कफ सिरप लेने गए, खांसी की दवाई, मेडिकल स्टोर होते हैं जो जनरल मेडिकल स्टोर होते हैं शहरों में या गाँव में कहीं पे भी, तो वहाँ पे अगर खांसी की दवाई भी लेने जाओ तो वो 70 80 या 100 रुपीज़ की मिलती है भाई साहब, वो बोतल छोटी सी बोतल होती है। लेकिन ये जन औषधि केंद्र पे वही क्वालिटी आपको 10 15 रुपये में मिल जाएगी। या जो टैबलेट होती हैं, आपको अगर वो टैबलेट बाहर स्टोर पे मिल रही होगी 100 रुपये की, यहाँ पे 5 10 रुपये में मिल जाएगी। तो ये ऐसे केंद्र हैं, यहाँ पे कोई भी चाहे तो कोई भी ले सकता है, ऐसा नहीं है कि पुअर पीपल को ही यहाँ पे दवाई उपलब्ध होगी, कोई भी जाके ले सकता है इन पे। लेकिन टारगेट तो यही है कि जो पुअर पीपल है वो भी खरीद सके दवाई, क्योंकि देखो उनके पास पैसे इतने होते नहीं है, वो दवाई खरीद नहीं पाते और बीमारी से मर जाते हैं। तो इसका टारगेट यही है। इसमें रखा गया था कि जब ये साल चालू की थी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के, 2024 तक, मार्च 2024 तक 10,000 ऐसे केंद्र बनाने हमारे इंडिया में, पूरे ऑल ओवर इंडिया। और 5 अक्टूबर 2021 तक हमने देखो 8,355 ये केंद्र, ये स्टोर, ये औषधि केंद्र जो ये बना चुके हैं। परफॉर्मेंस इसकी देखो ये रही है स्कीम की, कि इसमें सारी डिस्ट्रिक्ट कवर है हमारे इंडिया की, हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे ये। IT इनेबल्ड लॉजिस्टिक सप्लाई चेन सिस्टम इसमें होगा, यानी कि रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होगा मेडिसिन का। हर एक मेडिसिन लगभग इसमें देखो 1451 ड्रग्स होंगी, दवाइयाँ होंगी, 240 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध होंगे इन औषधि केंद्र में। जो ये प्रधानमंत्री भारतीय जन परियोजना है, इसको देखो, ये डिपार्टमेंट याद रखना और मिनिस्ट्री याद रखना किसने लॉन्च किया है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने इसको लॉन्च किया है, और ये डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इसने इसको लॉन्च किया है। इसमें क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड की जाएंगी हर एक औषधि केंद्र पे, जन औषधि केंद्र उसका नाम होगा, जो स्टोर होगा मेडिकल स्टोर। ये इनिशियली देखो 2008 में लॉन्च की गई थी, लेकिन पहले इसका नाम कुछ और था, लेकिन बाद में इसको दोबारा से चेंज कर दिया, रिक्रिस्टन कर दिया 2015 में, और इसका नाम रख दिया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, ये इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, इंप्लीमेंट करती है, लागू करती है। ये डिपार्टमेंट मतलब एक तरह से ब्यूरो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है मीटिंग ऑफ रेंज कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। देखो ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे कहाँ पे है, ये जो आप वर्ल्ड मैप देख रहे हो, ये एशिया का मैप देख रहे हो आप, ये एशिया का ये वाला रीजन इसको बोलते हैं सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। क्यों बोलते हैं इसको सेंट्रल एशियन फ्लाईवे? कौन फ्लाई करता है यहाँ पे, कौन उड़ता है यहाँ पे? भाई साहब पक्षी उड़ते हैं, जो रशिया, कजाकिस्तान या इधर उधर जो ये ठंडे इलाके में रहते हैं पक्षी, वो उड़ के ठंड में आ जाते हैं यहाँ पे, इस एरिया में, इंडिया में, या इधर आ जाते हैं वेस्टर्न एशिया में, इधर चले जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? देखो भाई साहब आपको पता है ये अपनी अर्थ है, मान लो ये अर्थ है, ये तो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, मान लो अर्थ है, ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, और यहाँ पे अगर 23.5 डिग्री हम नॉर्थ और साउथ में जाएं, तो ये नॉर्थ और साउथ को मिलाकर इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया।
क्योंकि देखो हमारा जो सन है ना ओवरहेड, डायरेक्टली ओवरहेड सिर्फ 23.5 तक ही जाता है, इस एरिया तक। इसके बाहर ओवरहेड डायरेक्टली नहीं करता, मतलब डायरेक्टली अब नहीं रहता। सूरज की रोशनी ये वाला इलाका, मतलब जो ये वाला एरिया है, ये वाला अर्थ का 23.5 से आगे वाला 90 डिग्री तक, इस वाले एरिया में इंक्लाइन सूरज की जो किरणें हैं इंक्लाइन जाती हैं, यानी कि तिरछी जाती हैं। ये सन की रेज हैं जो डायरेक्टली देखो यहाँ तक तो जाता है ये डायरेक्टली, समझ रहे हो, लेकिन यहाँ इंक्लाइन जाती हैं इस तरह से, समझ रहे हो। अब जब वो इंक्लाइन जाती हैं तो क्या होता है, जैसे सन की रेज मान लो ये सन ये 23.5 डिग्री है, हम 2D मैप में समझेंगे उससे। ये 2D मैप है, मान लो ये अर्थ है, ये बीच वाले तक तो ये सन कभी यहाँ रहता है, आपको पता है 23 मार्च और कौन सा दिसंबर आता है जो उसमें से ओवरहेड करता है सितंबर में, 23 मार्च और 22 सितंबर, लगभग 23 सितंबर को यहाँ पे रहता है सन इक्वेटर पे, 0 डिग्री इक्वेटर पे। फिर 21 जून को आपका रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे कब रहता है, 22 दिसंबर को, 22 या 23 दिसंबर, हम दोनों डेट मान सकते हैं, 22 दिसंबर जनरली लेते हैं। तो ये सन देखो कभी इधर चला जाता है कभी इधर चला जाता है, लेकिन 23.5 डिग्री के बीच में ही रहता है ओवरहेड, मतलब डायरेक्टली ओवरहेड यहीं पे करता है सीधी किरणें। लेकिन जो ये वाला इलाका है, एरिया है अर्थ का, यहाँ पे देखो इंक्लाइन रूप से ये पड़ती हैं सूरज की किरणें। अब जब ये इंक्लाइन पड़ती है तो ये क्या है, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट ज़्यादा हो जाती है, तो इनकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ़ जमी रहती है, इस वाले एरिया में बर्फ़ जमी रहती है। क्योंकि देखो जब डायरेक्टली पड़ेंगी किरणें तो ये अर्थ क्या है, ये ज़्यादा यहाँ पे कंसंट्रेशन रहेगी, कंसंट्रेशन, और ये अर्थ एब्जॉर्ब ज़्यादा कर लेती है, इस वाले एरिया में ज़्यादा हीट रहती है इसकी वजह से, ट्रॉपिकल में। और जो ये वाला एरिया है इसमें रिफ्लेक्ट कर देती है, और जब रिफ्लेक्ट कर देती है तो बर्फ़ जमी रहती है, ग्लेशियर जमे रहते हैं, और उनकी वजह से जब बर्फ़ जमी रहती है तो उसकी भी देखो ये क्वालिटी होती है, उसका एल्बिडो ज़्यादा होता है। एल्बिडो का मतलब क्या होता है, एल्बिडो का मतलब होता है एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट। किसको रिफ्लेक्ट करती है, परिवर्तित किसको करती है, सन की रेज को। तो ये बर्फ भी सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, इसकी वजह से देखो बर्फ जमी रहती है, क्योंकि हीट ये ऑब्जर्व करती नहीं है, रिफ्लेक्ट कर देती है। तो ये वाला जो एरिया है भाई साहब वैसे ही ठंडा रहता है, रसिया वाला एरिया। अब इस एरिया के ठंडे होने की वजह से क्या होता है, सर्दियों में और ज़्यादा ठंड पड़ती है। सर्दियों में जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो यहाँ के जो पक्षी हैं ना भाई साहब वो ठंड सह नहीं पाते हैं। अब वो क्या करेंगे, ठंड में उड़ के आ जाएंगे कहाँ पे, इंडिया की तरफ, इसकी तरफ उड़ के आ जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे रसिया के मुकाबले तो कम ही ठंड पड़ती है ना इंडिया में, तो इसलिए ये यहाँ से उड़ के यहाँ आ जाते हैं। तो ये उड़ के जो इस एरिया से आते हैं, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया को सेंट्रल एशियन फ्लाईवे बोलते हैं। तो देखो ये अभी 2 दिन का वर्चुअल मीटिंग हुई है। वर्चुअल मीटिंग का मतलब है इंटरनेट पे, जैसे आप कॉलिंग करते हो ना व्हाट्सएप पे, इस तरह से मीटिंग हुई है वर्चुअल मीटिंग। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे रेंज कंट्री, मतलब जो भी इसके अंदर सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो है इसके अंदर कंट्री आती है, उनकी मीटिंग हुई है। ये किस लिए मीटिंग हुई है, बर्ड के माइग्रेशन, जो पक्षी माइग्रेट कर जाते हैं, माइग्रेट का मतलब है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाना। तो ये माइग्रेशन जो होता है बर्ड का, वेदर एडवर्सिटीज को देख के, एडवर्सिटीज का मतलब है कुछ विपरीत कंडीशन, कुछ ऐसी कंडीशन जिनको सहन नहीं सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते, मौसम की ऐसी कंडीशन, यानी कि हार्श कंडीशन हो जाती है, वेदर की, कोल्डर रीजन हो जाता है, और वहाँ उनके लिए फूड अवेलेबल नहीं होता। तो जब ये खाने की तलाश में उड़ के आ जाते हैं, तो इसके लिए ये मीटिंग हुई, इनके इकोसिस्टम को कैसे बचाया जाए, इनकी हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ऐसे माइग्रेटरी बर्ड को सेव करने के लिए देखो वेटलैंड, जो आर्द्र भूमि है उनको बचाने की जरूरत है, क्योंकि ये उड़ के ना वेटलैंड वगैरह या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट या जो इनका इकोसिस्टम जो इनको प्रेफर है, मतलब जो इनके लिए सूटेबल है, वहाँ पे आके रुकते हैं ये। जैसे देखो राजस्थान में आ जाते हैं, केवला देव जो है ये आपका नेशनल पार्क, वहाँ पे आ जाते हैं। जो सांबर लेक है, सांबर लेक झील है, वहाँ पे आ जाते हैं। तो ये बहुत सारे एरिया में आके ठहरते हैं। ये देखो बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो आते हैं, ये जैसे ब्लैक नेक्ड क्रेन, इसकी जो नेक है, गर्दन है, वो ब्लैक है, इसलिए इसका नाम है ब्लैक नेक्ड क्रेन। ये है बार हेडेड गूज, ये भाई साहब हंस है, हंस। ये है ब्लैक विंग्ड, ये प्रेटिन कोल। ये आपका कैस्पियन प्लोवर, ये आपका स्पोर्ट बिल्ड पेलिकन, ये पेलिकन है। ये आपका ब्राउन हेडेड गुल भी बोलते हैं गल, ये इबिस बिल। ये आपका रेलिक्ट गुल, ये आपका सोसेबल लैपविंग, और ये है इंडियन स्कीमर। ये बहुत सारे पक्षी हैं जो माइग्रेटरी बर्ड भी बोलते हैं। माइग्रेटरी बर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते रहते हैं सीजन के हिसाब से। अब चैलेंजेस क्या है माइग्रेटरी बर्ड के सामने, चुनौतियां क्या हैं? देखो एक तो है हैबिटेट लॉस, ये रसिया वगैरह से छोड़ के इंडिया वगैरह में आसपास के रीजन में आते हैं, तो वहाँ भी इनका हैबिटेट मिलता नहीं है, लॉस होता जा रहा है, क्योंकि जहाँ पे रुकना चाहते हैं वहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया, या वहाँ पे पेड़ पौधे कट गए, या वहाँ पे एरिया खत्म हो गया, वेटलैंड खत्म होते जा रहे हैं। तो ये एक तो चैलेंज है इनके सामने।
वाटर बॉडी डिक्रीज हो रही है, वाटर बॉडी जैसे वेटलैंड, ग्रासलैंड या फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज हो रहे हैं। वेदर वेरिएबिलिटी हो रही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से देखो वेदर भी चेंज हो रहा है। जहाँ पे ये आते थे इन्हें पता चला यहाँ पे इनके लिए वेदर सूटेबल नहीं है। पहले इन्हें तो याद था कि भाई साहब हमारा ये घर था, मान लो सांबर लेक पे आते थे, वेदर चेंज हो गया है, क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर वेरिएबिलिटी हो रही है, तो ये भी एक चैलेंज है। अब वे हाइट में क्या है, आगे सॉल्यूशन क्या हो सकता है, देखो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, ये मीटिंग होती है इन कंट्रीज़ की जहाँ जहाँ से गुजर के आते हैं ये बर्ड, तो इन कंट्रीज को सारे नेशनल कंट्रीज जो जो भी नेशंस है कंट्रीज हैं इनको एक साथ आना चाहिए, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेट करना चाहिए ताकि इन बर्ड के हैबिटेट को बचाया जा सके। तो ये फ्लाईवे देखो ऑलरेडी हमने जान ही लिया क्या है, ये रीजन है माइग्रेटरी बर्ड का जो ब्रीडिंग करने के लिए, अपने यहाँ पे ब्रीडिंग करने के लिए स्टेजिंग, माउल्टिंग और नॉन ब्रीडिंग एरियाज में ये आते हैं। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे यही है, पूरा एरिया यूरेशिया का, यूरोप और एशिया, आर्कटिक से लेकर आर्कटिक जो रीजन है इंडियन ओशन में, ये इस वाले रीजन को सारा कवर करते हैं। ये वाला रीजन जो हमने देखा ये आर्कटिक एरिया से लेकर इंडियन ओशन तक इस वाले बीच वाले रीजन को कवर करता है ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। इसमें देखो 30 कंट्रीज़ के लगभग आती हैं सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में, वही कंट्री आती हैं जो रसिया से लेके इंडिया के बीच में इधर उधर की कंट्री है जो। इसमें वाटर बर्ड भी आते हैं, इनका भी रूट है, और बहुत सारी और कंट्री आती हैं, मालदीव वगैरह के आसपास आती हैं वेस्ट एशिया में। यहाँ ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी हैं इस इंडियन ओशन में, वहाँ पे आते हैं। ये देखो ये वाले भी पक्षी आते हैं यहाँ पे, ये पूरा देखो डेटा लिखा हुआ है माइग्रेटरी बर्ड का कि ये 370 स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे यहाँ पे विजिट करती थी। अब ये वेटलैंड हैबिटेट लॉस होने की वजह से लगभग 310 स्पीसीज यहाँ पे आती हैं। तो इस तरह से ये डेटा दिया, एक बार पॉज करके आप इसे जरूर पढ़ लेना पॉज करके। और ये देखो ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे दिखा गया ये कवर करता है इस एरिया को। ये देखो कंट्रीज़ को क्यों प्रोटेक्ट करना जरूरी है, कंट्रीज़ को इसलिए प्रोटेक्ट करना जरूरी है क्योंकि देखो 1100 बर्ड स्पीसीज हैं जो माइग्रेट करती हैं पूरे वर्ल्ड में, उनमें से लगभग 1 in 5, 5 में से एक बर्ड स्पीसीज यहाँ पूरे वर्ल्ड की इस सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से आती हैं। तो इस फ्लाईवे को बचाना इसलिए ज़रूरी है। बहुत सारे पक्षी को देखो जो हंटर हैं, जो हंटर हैं शिकारी, वो शिकार कर लेते हैं, पोचर मतलब हंटर शिकार करने वाले, और इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, वेटलैंड वगैरह, उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। इनको इकोसिस्टम को बचाया जाए ताकि इनको भी बचाया जा सके, इन बर्ड्स वगैरह को। नेक्स्ट टॉपिक है काटसा। काटसा देखो एक एक्ट है, कानून है किसका, अमेरिका का। अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि देखो जो यूएस के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वेंडी शेरमैन, ये विजिट कर रहे हैं कहाँ, न्यू दिल्ली में आ रहे हैं अपने इंडिया में। तो इनका ये कहना है कि हम आगे देखो इंडिया पे सैंक्शन लगा सकते हैं। सैंक्शन का मतलब है प्रतिबंध। प्रतिबंध किसका लगाते हैं वो देखेंगे लास्ट में कि किस किस चीज़ पे प्रतिबंध लगाता है ये यूएसए अमेरिका, किस भी कंट्री पे जब ये काटसा एक्ट का कोई उल्लंघन करता है। इसके काटसा एक्ट का जब कोई कंट्री वायलेट करता है तो तब उस कंट्री पे ये सैंक्शन लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। अभी इंडिया पे क्यों लगा रहा है, क्योंकि देखो इंडिया रशिया से खरीद रहा है ये S-400 ट्रंप मिसाइल है। ये मिसाइल है S-400, कैसी मिसाइल है, देखो इस तरह की मिसाइल दिखती है, ये S-400 मिसाइल है, ये रशिया से खरीद रहा है। ये लगभग $5.5 बिलियन ये डील हुई है रशिया के साथ, इंडिया खरीदेगा। ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है और सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, मतलब सरफेस से एयर में छोड़ी जाती है, सरफेस से एयर में दागी जाती है। नेक्स्ट क्या है, अब देखो वॉशिंगटन ने यानी कि यूएस ने अमेरिका ने 2016 से इंडिया पे दबाव बनाना शुरू किया था। इंडिया से ये तब से मना करता रहा है कि आप रशिया से ये मिसाइल सिस्टम, ये डिफेंस सिस्टम है, ये मत खरीदो, पार्टनरशिप मत करो। अगर आप खरीदोगे तो यूएस क्या है, काटसा लॉ के अंदर ये सैंक्शन लगा सकता है किस पे, इंडिया पे। और देखो पहले S-400 खरीदने के कारण चाइना और टर्की पे भी ऐसे प्रतिबंध लगा रखे हैं, सैंक्शन लगा रखे हैं यूएस ने चाइना और टर्की पे, तो इंडिया को भी वार्न किया था। तो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम देखो ये इंडिया को नीड क्यों है, देखो ये रसिया ने डिजाइन की है और रसिया से ये खरीद रहा है इंडिया। सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये, देखो मोस्ट डेंजरस ऑपरेशनली डिप्लॉयड मॉडर्न लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल रेंज है ये, मिसाइल सिस्टम है, मतलब मॉडर्न मिसाइल सिस्टम है। यूएसए के पास देखो एक थार्ड नाम की मिसाइल है, इसके बारे में यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुके हैं 2018 में, सिर्फ इतना पूछा था थार्ड है क्या। यूएसए का डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, बस इतना ऑप्शन में था, वो आपको टिक करना था। तो ये S-400 भी आपको याद रखना है। यूएस का जो सबसे देखो लगभग मॉडर्न मिसाइल सिस्टम है थर्ड, ये टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, इससे भी ज़्यादा कैपेबल है, इससे भी ज़्यादा ताकतवर है ये मिसाइल S-400 रसिया का, जिसे इंडिया खरीद रहा है। तो ये काटसा एक्ट क्या है इसको पढ़ते हैं, और क्यों ये लगाता है रसिया, मतलब यूएस से अमेरिका क्यों लगाता है प्रतिबंध कंट्रीज पे जो रसिया से खरीदते हैं ये मिसाइल सिस्टम। ये देखो काटसा है जो ये, इसकी फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। काउंटरिंग का मतलब होता है काउंटर करना, विरोध करना,
अमेरिका जानते हो, अमेरिका कंट्री। एडवर्सीज मतलब विरोधी या फिर दुश्मन। थ्रो सैंक्शन प्रतिबंध के द्वारा विरोधी पे सैंक्शन लगाना, प्रतिबंध लगाना, ताकि विरोधी को काउंटर किया जा सके, रोका जा सके। ये एक्ट है काटसा एक्ट। इसका कोर एग्जेक्टिव है ईरान, रसिया और नॉर्थ कोरिया, इन कंट्रीज को रोकना, इन पे प्यूनिटिव मेजर्स लेना, इनके विरुद्ध एक्शन लेना। ईरान, रसिया और नॉर्थ कोरिया, ये तीनों कंट्री के नाम आपको याद होने चाहिए। ये कहाँ कहाँ पे है देखो, ये रसिया तो आपको पता ही है, इसके साइड में देखो ये साउथ कोरिया है, और इधर नॉर्थ कोरिया, चाइना से बॉर्डर लगता है नॉर्थ कोरिया का। और ईरान आपको पता है, इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान, इन तीन कंट्री पे, ईरान, रसिया और नॉर्थ कोरिया, इन तीन कंट्री पे ये एक तरह से काउंटर करता है। जो भी इनसे डील करता है कंट्री, उनसे मना करता है कि इनसे आप कोई डिफेंस का सिस्टम मत खरीदो। अब इंडिया से भी मना कर रहा है, क्योंकि रसिया से खरीद रहा है ये इंडिया। 2017 में ये एक्ट इन बनाया था अमेरिका ने। इसमें सैंक्शन लगाता है, प्रतिबंध लगाता है जो भी रसिया वगैरह या इन कंट्री से डिफेंस सिस्टम्स की डील करता है। तो इस सैंक्शन में आखिर क्या क्या सैंक्शन लगाता है, क्या क्या प्रतिबंध लगाता है? देखो, लोन नहीं देता इन कंट्रीज को जो तीन कंट्रीज से डील करते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो इसका सहायता देता है ऐसी कंट्रीज को, उस सहायता को रोक देता है, एक्सपोर्ट के लिए जो सहायता देता है। यूनाइटेड स्टेट्स और क्या करता है, जो भी जैसे मान लो अमेरिका किसी कंट्री जैसे इंडिया से गुड्स या सर्विसेज खरीद रहा है, डील कर रहा है, वो डील बंद कर देगा, खरीदेगा नहीं। नेक्स्ट क्या करता है, जो इंडिया के पर्सन इंडिया से यूएसए में जाते हैं, उनको वीज़ा देना बंद कर देगा। और आपको पता है यूएसए में बहुत सारे लोग जाते हैं जॉब करने के लिए, तो वो वीज़ा देना बंद कर देता है, इतने सारे प्रतिबंध लगा देता है। तो यही था आज का टॉपिक।